समाज सेवा के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती, सच्चा दिल और सेवा करने का जुनून होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। साथियों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल की किसी खास शख्सियत से और जानते हैं उनके बारे में। और दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सुशील रामदास अग्रवाल। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, आपकी संस्था के उद्देश्य के बारे में, आपके जीवन के उद्देश्यों के बारे में, आप कैसे काम करते हैं, कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में आए, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं। इन सभी विषयों से संबंधित आज हम बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट सुशील रामदास अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद आरजे जी। अग्रवाल जी, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे मगर आपसे हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं सुशील रामदास अग्रवाल, चूँकि मैं कंस्ट्रक्शन का व्यापार करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं एक समाज सेवा की तत्परता रहती है, तो मैं लोगों से जुड़ा रहता हूं। अग्रवाल जी, आप समाज सेवी हैं और जैसा कि हम जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप उपाध्यक्ष हैं, तो आप चुनाव लड़े फिर जीते, तो उसके बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। चूँकि मैं एक पेशे से व्यापारी हूँ और मैंने बहुत छोटी जगह पत्थलगांव से अपना व्यापार चालू किया, तो मेरे मन में एक व्यापारी वर्ग के प्रति एक जागरूकता रहती थी, कुछ पीड़ा भी रहती थी। तो मैंने चैम्बर के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चुना, जिसमें मेरा मानना यह है कि व्यापारी कहीं न कहीं बहुत कड़ी मेहनत करता है। उसके लिए न कोई छुट्टी होती है, न कोई संडे होता है, वो रात दिन मेहनत करके काम करता है। तो सरकार से मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए कम से कम कोई ऐसी योजना बनाए, उनके हित में ऐसा काम करे ताकि व्यापारी सुकून से रह सकें। और मेरा मानना है कि यदि सरकार मजदूरों को, किसानों के अलावा यदि व्यापारियों के हित में भी कुछ काम करे, व्यापारियों को यदि बढ़ावा दे, तो हमारा राष्ट्र सबसे अग्रणी रहेगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का आकलन यदि हम विकास का आकलन करें तो उसकी अर्थव्यवस्था से होता है, और अर्थव्यवस्था व्यापारी ही लोग बढ़ाते हैं। यदि सरकार व्यापारियों के हित में काम करेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विश्व शक्ति बनेगा। जी, चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने चुनाव लड़कर चुनाव जीता है और मैं हमेशा व्यापारियों के प्रति सजग रहता हूं। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 11 वाटर कूलर भी लगवाए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी को भी बुलवाया था, जिनमें रायगढ़ के हमारे व्यापारी भाइयों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया था। मैं हमेशा व्यापारियों की आवाज़ बनकर रहना चाहता हूँ जी। मैं पद पर आगे रहूँ या ना रहूँ, मैं हमेशा व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया और आपने वहाँ चुनाव लड़के जीता। आप इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही व्यापारियों के लिए अच्छा काम करते रहें। सर, रामदास द्रौपदी फाउंडेशन क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन संस्था हमने अपने माँ बाबू जी के नाम से चालू की है। सन 2014 में हमारे माँ बाबू जी का 50वीं सालगिरह थी। उसी समय हम लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया। चूँकि हमारे तीनों भाइयों की इच्छा थी कि हमारे माँ बाबू जी के रहते हुए ही हम कुछ सामाजिक काम करें, ताकि उनके हाथों से ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य हो सके, वो अपने हाथों से करें और देखें। तो उनके रहते हुए हम लोगों ने ये संस्था चालू की थी। और इसका उद्देश्य तो वैसे कोई हम लोग पर्टिकुलर सीमाएं नहीं हैं, फिर भी हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण में हम लोग ने एक नर्सरी का निर्माण किया है, जिसमें हम लोग 1 लाख पौधे प्रति वर्ष पैदावार करते हैं और उसे जगह जगह जाकर हम लोग वितरित करते हैं, पौधे लगाते हैं। चूँकि बारिश अभी स्टार्ट होने वाली है और हम लोगों ने पौधारोपण का काम जगह जगह जाकर इसे स्टार्ट भी कर दिया है। इसके अलावा हम लोग इसमें चिकित्सा पे बहुत ध्यान देते हैं। यदि किसी ज़रूरतमंद को चिकित्सा की यदि आवश्यकता होती है और पैसे के कारण यदि उसका इलाज कहीं पर रुकता है, तो हम लोग इसके लिए पूरा ध्यान रखते हैं। और शिक्षा में हमारा विशेष फोकस है। कोई बच्चा यदि किसी की स्कूल फीस नहीं पटा पाता है, कहीं उसको उच्च शिक्षा में जाना है, उसके लिए भी हम लोग ध्यान देते हैं। वैसे रामदास द्रौपदी फाउंडेशन चूँकि हमारी खुद की संस्था है, हम भाइयों चलाते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि रायगढ़ के अंदर में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमारी संस्था से वो संपर्क कर सकता है। अग्रवाल जी, जैसे आपने वृक्षारोपण की बात की कि पौधे लगाते हैं, तो अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पौधे लगाते हैं, मगर पौधे लगाना और उसे पालना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पालना मतलब उसकी देखरेख करना ताकि वो पौधा पेड़ बन जाए।
तो आपकी संस्था कैसे इसको मैनेज करती है कि हम पौधे तो लगाए हैं, ये पूरा पेड़ बन जाए, और जो लोग केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए पेड़ लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन हमने पर्यावरण का काम चालू किया था, जो कि पर्यावरण की जो हमारी नींव है, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई सुनील भाई ने इसकी स्टार्टिंग की थी और हम सभी भाई इसमें उनका हाथ बटाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो घर पे हमारी मीटिंग हुई, सबसे पहले हमने इसी बात को फोकस किया कि हम लोगों ने स्टार्ट 1000 पौधे से किया था जी। हम प्रतिवर्ष 1000 पौधे लगाना स्टार्ट किए थे कि यदि पौधे तो लगा देंगे, लेकिन इसको जीवित कैसे रखें, इसका संरक्षण कैसे करें। इसके लिए हम लोग का एक विशेष प्रयोजन है। हम लोग ऐसी जगह पर जाकर पौधे रोपित करते हैं जहाँ के लोग हमको इस बात की गारंटी दे सकें, एश्योरेंस कर सकें कि ये पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाएगा हम इसकी देखभाल करेंगे। इसके लिए हम गांव-गांव जाकर भी पौधे रोपित करते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कलेक्ट्रेट है, हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ के लोग खुद से हम लोगों को अप्लाई करते हैं कि भाई हमें इतने पौधे चाहिए, हमको 100 पौधे चाहिए, 200 पौधे चाहिए, और हम इसका संरक्षण करेंगे। और हमारे द्वारा लगाए हुए पौधे, हमारे इस फाउंडेशन के द्वारा लगाए पौधे लाखों की तादाद में आज पेड़ बन चुके हैं जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप यूं ही निरंतर अच्छे काम करते रहें, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द आता है, हम सुनते हैं, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं यही है कि पेड़ लगातार काटे गए और लगाए नहीं गए। तो आप एक बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और आप इस कार्य को आगे ऐसे ही करते जाएं, यही हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और जैसा आपने चिकित्सा की बात की कि आपकी संस्था के माध्यम से यदि चिकित्सीय मदद किसी को चाहिए रहती है, तो क्या कोई क्राइटेरिया रहता है, कैसे वो आपसे मदद ले सकते हैं, या फिर आप मदद करते समय क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को चिन्हित करते हैं कि हमारे से जो मदद ले रहा है वो वास्तव में नीडी है कि नहीं जी। और इसके लिए हम लोग कई तरह से चिकित्सा में मदद कर पाते हैं। जैसे किसी का कार्ड बना रहता है लेकिन उसको उसकी जानकारी नहीं रहती कि इस कार्ड के माध्यम से मुझे ये लाभ मिल जाएगा। चूँकि रायगढ़ शहर के अंदर मेरे जितने भी डॉक्टर मित्र हैं, बहुत सारे डॉक्टर मेरे मित्र हैं, जैसे डॉक्टर मनीष बेरीवाल जी हैं, बड़े भाई मेरे डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी हैं, ऐसे करके रायगढ़ में बहुत सारे डॉक्टर हमारे कहीं ना कहीं से मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। तो हम लोग उनसे संपर्क करके कुछ तो कार्ड के माध्यम से हम लोग करवाते हैं, कुछ हम लोग अपना पैसा लगाकर भी करवाते हैं, कुछ लोगों को हम डिस्काउंट भी दिलवाते हैं। इस तरह से हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करते हैं। इसके अलावा हमारे बाबूजी ने 10 साल पहले एक आँख ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जो हम लोग डॉक्टर अग्रवाल जी के यहाँ निरंतर करते हैं। हर साल हम लोग कम से कम 200 से 300 ऑपरेशन, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन, हम लोग निःशुल्क करवाते हैं जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, इससे कई लोगों को प्रेरणा ही मिलती है। और आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में आप कैसे मदद करते हैं लोगों की? शिक्षा में क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल की फीस नहीं दे पाते, और स्कूल की फीस नहीं दे पाने के कारण उनका नाम कट जाता है। तो हम लोग, हमारे पास यदि कोई आता है कि भाई मैं फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ या मुझे ये पढ़ाई करनी है, इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग उस स्कूल से संपर्क करते हैं। पहले ये जांचते हैं कि ये वास्तव में फ़ीस कब से नहीं दे पा रहे हैं। यदि हमको लगता है कि इनको दिक्कत है तो हम लोग स्कूल से संपर्क करके डिस्काउंटेड रेट में या पूरे पैसा हम लोग उस बच्चे की फ़ीस भी पटाते हैं। और किसी का यदि उच्च शिक्षा में जाने का मन रहता है, बड़ी पढ़ाई करने का मन रहता है, और लड़का यदि टैलेंटेड है और नहीं कर पाता, तो हम लोग उसकी भी मदद करते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम आपके जितने भी काम जान रहे हैं, जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। श्रोताओं, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि एक व्यापारी होने के साथ साथ आप एक समाज सेवी हैं। अपने लिए सभी कोई जीता है, मगर समाज सेवा का काम बहुत अलग होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोई समाज सेवा करना चाहे तो उसे किसी पद की ज़रूरत नहीं होती है, और आपने इसे बिल्कुल सही साबित किया है। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हमें भी समाज सेवा करना चाहिए? आप उसमें आगे गए और निरंतर करते जा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। समाज सेवा करने की जो प्रेरणा है, ये मेरे बाबूजी रामदास अग्रवाल जी, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई सुनील अग्रवाल जी, इनसे मैंने प्रेरणा ली। चूँकि हम लोगों का मानना ये है कि काम तो सभी करते हैं, काम के अलावा यदि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों का यदि हम कुछ मदद कर सकें तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो। आज हम लोग की जो भी पहचान है एक समाज से है। चूँकि हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं, और कोरोना काल में हमने ये साबित भी किया है। पूरे विश्व में जितनी एक दूसरे की मदद करके कोरोना काल में भारत के लोगों ने विजय हासिल की है, उतना किसी अन्य देश में नहीं हुआ। तो हम एक दूसरे की जब तक मदद नहीं करेंगे, लोगों की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम जीवन में क्या किया,
आज मैं कभी भी रात को जब मैं सोता हूँ तो कभी मेरे मन में ये नहीं आता कि मैंने आज क्या कमाया। मेरे मन में ये आता है कि मैं आज किसी की मदद कर पाया कि नहीं कर पाया, और यही चिंता लेके मैं सोता हूँ। जी, बहुत बढ़िया विचार हैं आपके। और आपने कोरोना का जिक्र किया तो वो हम आपसे जानना भी चाह रहे थे कि एक ऐसा काल था, एक ऐसा समय था जब लोग घर में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि बीमार हो जाएंगे या कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे। उस समय आप बाहर निकले, आपकी संस्था बाहर निकली, आपके माध्यम से कई लोगों को फ़ायदा मिला और ये भी हम कह सकते हैं कि कई लोगों का जीवन बचा। तो कैसे सोचा है कि ये करना है और क्या लगता है आपको? कोरोना काल में जब मोदी जी ने रात को 8 बजे अनाउंस किया कि आज से लॉकडाउन किया जाता है, कोई कहीं नहीं जा पाएगा, तो जो जहाँ थे वहीं रुक गए, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी गाड़ियाँ रुक गई, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। चूँकि उस समय मैं रोटरी क्लब में असिस्टेंट गवर्नर था और हमारे क्लब ने निर्णय लिया कि क्यों न हम कोरोना काल में लोगों की मदद करें। लेकिन हमारे लिए चैलेंज था कि हम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ज़रूरतमंद है या नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कमरे में बंद थे। तो हम लोगों ने, मैंने जयंत हेटवार जी से बात की, सभापति नगर निगम, कि जयंत भाई हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि लोगों को कुछ हम लोगों से हेल्प मिल सके। तो हम लोगों ने जितने भी पार्षद थे, 48 वार्ड के पार्षद, उनके साथ हम लोगों ने फ़ोन में बातचीत की और 15 दिन का एक हम लोगों ने सूखा राशन का पैकेट बनाया जी। और हम जितने भी पार्षद थे उसके माध्यम से सभी वार्डों में हम लोगों ने राशन भिजवाया। उसके बाद हमारे बाबूजी तो हमारे कोरोना काल में बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मतलब जूझ गए थे। उन्होंने हजारों लाखों पैकेट बनवाए। अच्छा। और जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी, जो दूर दूर में गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम लोगों ने पुलिस विभाग के माध्यम से, उस समय एसपी संतोष कुमार सिंह जी थे, वो और उनकी पूरी टीम के साथ मिल करके हमने जितनी भी गाड़ियाँ थी, जितने भी घरों पे लोग बंद थे, हजारों पैकेट हम लोग वितरित करते थे। सुबह हम लोग 5 बजे सो के उठ जाते थे, क्योंकि 7 से 8 एक घंटा हम लोगों को मिलता था राशन वितरण करने का। तो हम लोग 5 बजे उठकर पैकेट बनाना चालू कर देते थे। तो मैं बाबूजी को एक दिन ऐसे बोला, बाबूजी इतना हम लोग कर रहे हैं, कहीं हमको कोरोना हो गया तो बाबूजी हंस कर बोले कि बेटा समाज सेवा तू कर रहा है, लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है, हम लोगों को कोई कोरोना नहीं होगा बेटा, तो लगे रहा इस काम में। तो कहते हैं उसके बाद करने वालों के साथ ऊपर वाला भी रहता है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो मैंने महसूस किया है। इसके बाद जब कोरोना का सेकेंड फेस आया, उस समय और भयावह था। अच्छा। जवान मौतें हो रही थी और सभी लोग अपने घरों में थे और खास बात ये थी कि पूरा घर का घर कोरोना से ग्रस्त था। तो हम लोगों ने अग्रसेन साझा चूल्हा के माध्यम से, चूँकि इसमें हमारे 31 सदस्य हैं अग्रसेन साझा चूल्हा में, हमारे एक मित्र है पंकज गोयल, श्री तारा होटल उनकी यहाँ पर स्थित है गौशाला के सामने में, हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि हमको आपका होटल चाहिए और वहाँ हम लोगों ने खाना बनवाना पैकेट स्टार्ट किया। मेरे मित्र हैं आनंद नाडिया जी, बजरंग अग्रवाल जी, ऐसे करके हम लोग जितने भी 31 सदस्य इस काम में भिड़ गए और घरों घरों में हम लोगों को राशन खाना भेजना था, पका हुआ खाना भेजना था। अच्छा। चूँकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम 12 और 1:30 के बीच में ही खाना भेज सकते थे। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा था और हमको 15 किलोमीटर कवर करना था, क्योंकि रायगढ़ सर चारों तरफ, हम किरोड़ीमल नगर तक भी जाते थे, यहाँ मतलब हर जगह चक्रधर नगर भी पहुँचते थे, हर जगह पहुँचते थे। तो हम लोगों ने 8 गाड़ी की, हमारे जितने भी स्टाफ थे चूँकि उस समय खाली थे, सब लोगों ने हमको लगाया और हम 1.5 घंटे के अंदर, जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर नहीं जाता था, हमारे लोग कोरोना से ग्रसित लोगों के घर में उनके हाथों में खाना पहुंचा कर आए। क्या बात, बहुत बढ़िया काम किया और इससे आपको दुआएं भी मिली होंगी। और कहते हैं दुआओं को आप पैसे में नहीं आंक सकते, और एक चीज़ है कि आप जो भी काम करते हैं उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं समाज के लिए लगाते हैं। इसके लिए फिर से हम आपको साधुवाद और धन्यवाद। इसके अलावा मैं कोरोना काल की और बात करना चाहूँगा जी। उस समय ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण भी बहुत मौतें होती थी, तो मैंने ऑक्सीमीटर मंगाया हजारों पीस। अच्छा। और मैंने घर घर वितरित किया और सब लोगों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से समझाता था कि मैं आप ऑक्सीजन लेवल को आप चेक कीजिए और जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल कम आता है तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। इसके अलावा कोरोना काल में हमारा, चूँकि हमारे रोटरी क्लब है, अग्रसेन साझा चूल्हा है, रामदास द्रौपदी फाउंडेशन है, हम लोग खुद हैं, हम लोग ने सबको कह रखा था कि किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है आप हमसे संपर्क कीजिए, जितना भी हम लोगों से हो सकेगा हम भरसक मदद करेंगे। बिल्कुल, और आप ऐसे ही मदद करते रहें। आपकी मदद से कई लोगों को, जैसा हमने कहा, कि जीवन भी बचा है। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जब भी हम समाज सेवा की बात करते हैं तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए, तो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैसे जुड़ते हैं और कैसे युवाओं को उसमें जोड़ते हैं? चूँकि हमारा रायगढ़ शहर
महाराजा चक्रधर सिंह की धरती है। यहाँ संस्कृति यहाँ के लोगों के नस नस से जुड़ी हुई है और इसको जिंदा रखने के लिए हमारे यहाँ रायगढ़ में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत युवा हैं जो समय समय पर आयोजन करते रहते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उनको प्रोत्साहित करें। तो मैं ज़रूर, मेरे पास जब भी इस प्रकार का कभी भी कोई निमंत्रण आता है या मुझे ज़रूरत आन पड़ती है तो मैं ज़रूर इन जो भी सांस्कृतिक आयोजन करवाते हैं यहाँ के संस्थाएं, मैं उनका हिस्सा ज़रूर बनना चाहता हूँ। जी सर, आप ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ते रहिए। और लोग कहते हैं कि आप यदि बहुत पैसा कमा लेते हैं तो कार तो खरीद सकते हैं मगर संस्कार नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए संस्कार खरीदे नहीं जाते, ऐसे कार्यक्रमों से भी मिलते हैं। तो आप बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। और सर, आपने जिक्र किया था एक साझा चूल्हा का और रोटरी क्लब का, इससे आप कैसे जुड़े, उसके बारे में यदि आप हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो। मैं रोटरी क्लब में 2010 में जुड़ा था। उस समय मुझे पता नहीं था रोटरी क्लब किस तरह का कार्य करता है। जब मैं जुड़ा तो मुझे मालूम हुआ कि सेवा कार्य का सबसे बड़ा मंच है ये। और रोटरी क्लब में मैं 3 बार असिस्टेंट गवर्नर के पद से नवाजा जा चुका हूँ और इसके माध्यम से हम लोगों ने शहर में 51 वाटर कूलर लगाए और 4 डॉक्टर, हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी, उनके मेट्रो हॉस्पिटल में हमने 4 डायलिसिस मशीन लगाया। समय समय पर हम लोग यहाँ पर चिकित्सा के लिए बड़े बड़े कैंप लगाते हैं। रोटरी नाइट हम लोगों ने करवाया, रोटरी ट्रेड फेयर का बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया। रोटरी के माध्यम से हम लोगों ने सैकड़ों ऐसे काम इस शहर में किए हैं जो कहीं न कहीं लोगों के काम आए हैं। इसके अलावा मैं जिस समाज से हूँ, मैंने अपने समाज में एक चीज़ देखी है कि जो समाज में यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय कम हो जाती है उसको बहुत ही कम संसाधनों से जूझना पड़ता है, तो मैंने एक अग्रसेन साझा चूल्हा नामक एक संस्था का निर्माण किया। इसमें हम लोग 31 सक्रिय सदस्य हैं और सारे अच्छे घरों से हैं। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि यदि हमारे समाज के अंदर में कोई यदि कम आय है तो उसके लिए हम लोग राशन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, उनके घर में यदि बच्चे शादी के लायक हैं तो उसमें हम लोग मदद करते हैं। उसमें यदि कोई बच्चा स्कूल की फ़ीस नहीं पटा पाता, उसमें हम लोग फ़ीस सैकड़ों बच्चों का हम लोगों ने दिया है। तो हमारा मानना ये है कि अगर हर समाज का व्यक्ति अपने समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों का ध्यान रखेगा तो वो समाज सशक्त होगा और ऐसे यदि सभी समाज अपने अपने समाज में कार्य करेंगे तो हमारा भारत देश बहुत सशक्त होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया विचार हैं आपके और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। ऐसे समय में हर कोई स्वार्थ की दुनिया है कहते हैं और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपसे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है और जो भी रेडियो धूम सुन रहे हैं, यदि उनको किसी प्रकार की कभी समस्या होती है तो एक नाम आपका ज़रूर उनके ध्यान में आएगा कि हर समस्या का समाधान आपके पास है। चिकित्सा भी है, एजुकेशन भी है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं और ये व्यस्तता वाला जीवन हो जाता है। और एक प्रश्न इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ कि ये तो हो गई बाहर समाज की, इन व्यस्तताओं के बीच आप खुद के लिए और परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? मेरे परिवार में बहुत एक संवेदनशील मेरी माँ है। हम 3 भाई हैं, 2 भाभी हैं, एक मेरी पत्नी है, 8 हमारे बच्चे हैं और एक मेरी बहन जिया जी और उनके 3 बच्चे बॉम्बे में निवास करते हैं। मुझे समाज सेवा करने की प्रेरणा तो हमारे घर से ही मिली है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे हर विचारों में मेरा साथ देती है, मेरा मार्गदर्शन करती है। मेरी खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढती है और हम लोग इस पल को भी, हम लोग को जो भी इस वक्त मिलता है, हम लोग आपस में बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा मानना है कि जो आदमी व्यस्त है उसी का परिवार खुशहाल है। समाज सेवा करने के लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक संकल्प होता है और एक कमिटमेंट होता है जो कि अपने आप से करना होता है कि हमें क्या करना है। तो हम लोग परिवार के बीच में रह के हम लोग सभी किस्म का काम कर लेते हैं, चाहे घूमने जाने का हो, परिवार के साथ मूवी जाने का हो या कहीं बाहर भी हम लोग आउटिंग भी करते हैं। क्योंकि जब जिसका परिवार अच्छा होता है उसके अंदर में खुशी रहती है। जब अंदर में इंसान की खुशी रहती है तो हर वक्त वो एंजॉय करता है। क्या बात, और ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिए, क्योंकि तनाव भरी इस ज़िंदगी में यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कैसे जी पाएंगे, कैसे अच्छे कार्य कर पाएंगे। आपसे कई लोग मोटिवेट भी होते हैं। आगे हम आपसे और भी जानेंगे, मगर समय हो चला एक गाने का।
चांद सी महबूबा हो मेरी जब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और आपने श्रीमती जी का जिक्र भी किया और बहुत बढ़िया तरीके से इस गाने को शायद ये गाना मेरे श्रीमती जी के लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे मैं आपसे और भी जानूं, मैं सीधे गानों में आता हूं। आपके गानों की जो पसंद है वो भी बहुत बढ़िया है और प्रोग्राम से मिलती हुई जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रोग्राम कहीं और जा रहा है, गाना कहीं और जा रहा है। तो क्या आप संगीत में रुचि लेते हैं? नहीं, संगीत में तो रुचि देखिए मेरा मन है सभी की रहती है। किसी को गाने में रुचि रहती है, किसी को सुनने में रुचि रहती है। तो मुझे सुनने में भी रुचि है और गाने में भी रुचि है। मैं संगीत को मानता हूँ कि एक आत्मा है ये। जब भी आप मायूस होते हैं या बहुत थकावट रहती है तो यदि आप अच्छा प्यारा सा संगीत सुन लें तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। क्या बात। और आपने श्रीमती जी का जिक्र किया था, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कहा वो भी आती हैं। तो कोई उनको आपकी संस्था में कोई दायित्व है या केवल समाज सेवा करती जा रही हैं वो भी आपके साथ? नहीं, उनको तो कई संस्थाओं से ऑफर आता है, बट उनका मानना है कि मैं कोई पद लेके कोई कार्य नहीं करना चाहती। वो हमारे साथ ही या वो रोटरी क्लब में वो भी जुड़ी हुई हैं। उनका समाज सेवा के अंदर बहुत मेरे से ज़्यादा जज्बा है। अच्छा। और मुझे जो प्रेरणा मिलती है उनसे बहुत, मेरे श्रीमती जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हर दिन हम रात को आधे घंटे समाज सेवा के बारे में जरूर बात करते हैं। क्या बात। और अधिकतर हम देखते हैं कि विरासत में कुछ चीज़ मिले चाहे न मिले मगर उनकी प्रॉपर्टी मिलती है। आपको विरासत में मिली है समाज सेवा। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि रामदास जी के बाद आपके बड़े भैया, फिर आप, और इसका असर कहीं ना कहीं आपके अगली पीढ़ी पर भी हो रहा है। तो आप अगली पीढ़ी को कैसे जोड़ते हैं इससे? हम लोग जैसे व्यापार में हम लोग थे, हमारे बाबूजी से हम लोगों ने व्यापार सीखा, व्यापार को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, समाज सेवा सीखी, समाज सेवा को आगे बढ़ाया। ऐसे हमारे बच्चे हमारा ये दोनों रूप भी देखते हैं, हमारा व्यापार भी देखते हैं, हमारी समाज सेवा का कार्य भी देखते हैं। तो मैं तो मेरे बाबूजी की तरह मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बेटा 50% यदि आप अपने व्यापार को देते हो तो 50% समय या धन आप अपने समाज सेवा को भी दो। क्यों? कोई न कोई इस दुनिया में आपको आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यदि आप उसमें थोड़ा से भी खरे उतरते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या बात। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ को व्यक्त किया, बताया। और साथियों, अभी आप रेडियो सुन रहे हैं और अग्रवाल जी हमारे साथ है। आप इन्हें देख नहीं रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि आप बहुत फिट हैं। तो अपनी फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? और बहुत बढ़िया मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो इसका क्या राज है? मैंने अपने बाबूजी से 2 चीज़ सीखी थी जी। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 2 ही बातों को महत्व दिया कि यदि आप जीवन में किसी के काम नहीं आ सकते तो आप सार्थक नहीं हैं आपका जीवन, और यदि आप स्वयं से फिट नहीं रहते तो आप लोगों के भी काम नहीं आ सकोगे। तो उन्होंने एक संकल्पित योगा का संकल्प लिया था हमारे बाबूजी ने, जो नियमित योगा करते थे। हम उतना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग दिन का 1 घंटा सुबह जरूर देते हैं। चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे हम ट्रेडमिल करें, चाहे हम योगा करें, तो प्रयास रहता है कि अपने शरीर को हम फिट रख सकें। क्या बात। और आप ऐसे ही फिट रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो कई लोग स्वस्थ रह पाएंगे। बातें करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। और बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं, कुछ उदाहरण देके बता रहे हैं, और आपने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। बहुत कम समय में, बहुत कम लोगों के अंदर ये हुनर होता है कि बहुत कम समय में वो अपनी पूरी बात कर देते हैं। इतने समय में ऐसा लगा कि हम काफ़ी हद तक आपको समझ पाए हैं और आपके जीवन को समझ पाए हैं, आपके कार्यों को समझ पाए हैं। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। जाते जाते रेडियो धूम के श्रोताओं से, रेडियो धूम जो सुन रहे हैं उन लोगों से, युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रेडियो धूम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझ जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को आपने बोलने का अवसर दिया, और स्पेशली मैं रेडियो धूम की पूरी टीम, जिसमें रमाशंकर शुक्ल जी हैं, आरजे राघव जी हैं, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और रेडियो धूम चूँकि ये जो रायगढ़ में स्थित है, पूरे देश में इसका नाम हो। और मेरा मानना है कि आज रेडियो गांव-गांव में आज इसकी बहुत लोकप्रियता है। जितना महत्व गांव के लोग रेडियो को देते हैं, शायद और किसी अन्य चैनल को नहीं देते हैं। काफ़ी इन्जॉय, काफ़ी इंटरटेनिंग होता है उनके लिए रेडियो, उनके जीवन में।
उनके जीवन का कहना चाहिए एक अहम हिस्सा है रेडियो। और आप इस रेडियो को अभी तक संचालित कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपकी लोकप्रियता है इस रेडियो धूम की, मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भी दूंगा। और मेरा तो एक रायगढ़ के, हमारे जितने भी रायगढ़ के भाइयों से कहना है, आप व्यापार भी करें, अपनी दिनचर्या को करें, आप चाहे जो भी काम करें, लेकिन आप समाज के लोगों को अपना कुछ न कुछ ज़रूर दें। समाज से ही आपको पहचान मिली है, समाज के द्वारा आप जाने जाते हैं। यदि आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो मान के चलिए आप समाज का कुछ ऋण उतार रहे हैं। यदि जीवन में आप समाज के लिए, लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ नहीं कर सके तो शायद आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। और यदि हम इस जीवन में आए हैं तो ईश्वर भी सभी हाथों से समाज सेवा नहीं कराता। तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको किसी न किसी सोच के साथ इस दुनिया में भेजा है ताकि आप लोगों की ज़रूरत बन सकें। आज मेरा मानना यह है कि ईश्वर कभी किसी को छोटा और बड़ा बनाकर नहीं भेजता, हम सब एक हैं। तो हमको सबसे समाज के अंदर में कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और एक दूसरे का हाथ जब तक दूसरे के हाथों में नहीं देंगे, समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर सुन रहे होंगे उन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा, मोटिवेट होंगे और कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में अपना समय देने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री सुशील रामदास अग्रवाल। आज हमने आपसे जाना आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपने कैसे कार्य किया, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों की मदद की, आपको कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है और आगे आने वाले समय में आपके क्या उद्देश्य हैं। आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। उम्मीद है आपकी बातों से रेडियो धूम सुन रहे तमाम श्रोताओं को एक प्रेरणा मिली होगी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम 89.6 में अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला।